students. So today we are going to start with the third part of the gravitation. In the second part of the gravitation, we have studied about the concepts behind the gravitation, uniform circular motion, derivation of inverse square law of gravitation. So by now we are clear with what is a gravitation, what is a centripetal force. Now we in this part we are going to study with the different other concepts. Now let's start with the first part of this which is high tide and low tide. So let's learn about low tide and high tide, which occurs mostly in the sea. Now let's see the first point. So in the first point, they have given that you must be knowing about the high and low tides that occurs regularly in the sea. सो टाइड का मीनिंग होता है जो समुंदर में पाया जाता है. टाइड्स आर व्हाट विच इज़ जनरली फाउंड इन द सी में होता है. कभी हाई टाइड आता है, कभी लो टाइड आता है. सो द लेवल, तो ये टाइड्स क्या होते हैं, हाई टाइड लो टाइड, जो लेवल होता है, लेवल ऑफ सी वाटर एट एनी गिवन लोकेशन along sea shore increases and decreases twice a day at regular intervals. So this is what, इसका मतलब ये है होता है जो वाटर लेवल होता है सी का, वो दिन में 2 बार एटलीस्ट कम होता है या ज़्यादा होता है. Why this thing is happening? We will learn about it. But before that, first see the next point. High and low tides occur at different times at different places. It means that it decreases or increases depending on the place and especially the time. The now next point is the level of the water in the sea changes because of the gravitational force exerted by the moon. अब सी अभी हमें थर्ड पॉइंट में क्या पता चल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट में, कि जो भी ये हाई टाइड लो टाइड हो रहा है वो क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स किससे लग रहा है, मून से लग रहा है, जिसकी वजह से वो हमें हाई टाइड या फिर लो टाइड दिख रहा है. इसका मतलब ये है कि सी में जो शोर होता है, शोर में चेंजेस आते हैं, दैट मीन्स वेव्स. सी में जो वेव्स में चेंजेस आते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से आते हैं. दैट फोर्स इज, और वो फोर्स किससे अप्लाई किया गया है, फोर्स इज एक्चुअली बीन अप्लाइड बाय मून, विच यू कैन एक्चुअली रिलेट बाय द फिगर, बाय लुकिंग एट द फिगर. जो मून रिवॉल्व करता है अर्थ के आसपास, वो किसके वजह से करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके साथ सेंट्रीपिटल फोर्स भी आता है. तो ये जो हाई टाइड एंड लो टाइड होता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है. नाउ सी द पॉइंट वाटर. Now water directly under the moon get pulls towards the moon and the level of the water there goes up causing a high tide at that place. Moon जो है force apply करता है earth पे. We all are aware of it that earth is made up of 70% of water. So इसलिए जब वो force apply करता है it tries to pull the water. मून क्या करता है, खुद की तरफ खींचता है पानी को, जिसकी वजह से हाई टाइड होता है. अब मून क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है. ग्रेविटेशनल फोर्स वो ऐसे अप्लाई कर रहा है, वो पानी को खुद की तरफ. अभी वी आर अवेयर कि अर्थ जो है मोस्ट ऑफ देयर पार्ट इज कवर्ड विथ वाटर. सो बिकॉज ऑफ दैट जब मून कोई फोर्स अप्लाई करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है और वो खुद की तरफ खींचने की कोशिश करता है पानी को, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा पानी मून के अंदर चला जाए. नो, इट्स ट्राइंग सम काइंड ऑफ फोर्स हैज बीन अप्लाइड टू दैट वाटर. सो व्हेन दैट फोर्स इज अप्लाइड टू द वाटर एंड बिकॉज ऑफ दैट वाटर लेवल इंक्रीजेस. वाटर लेवल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है. व्हेन वाटर लेवल इंक्रीजेस देन दैट टाइम हाई टाइड हैपेंस, जिसको हम हाई टाइड कहते हैं. ओके, so why it is happening, it has been happening because of the gravitational force exerted by moon. Let's see about low tide. At 2 places on the earth at 90 degree from the places of high tide the level of water is minimum. अभी जैसे भी बीच में कहीं पे भी हाई टाइड हो रहा है, बहुत ज़्यादा वेव्स आ रहे हैं, बहुत वाटर का लेवल जो है इंक्रीज हो रहा है, तो उसी के ही पोजीशन में, उसके पोजीशन से 90 डिग्री के जो 2 पोजीशंस है उसके आप ऊपर और नीचे,
जैसा फिगर में दिया गया है, ऊपर जो है लो टाइड हो जाएगा, नीचे जो है हाई टाइड हो जाएगा. सो वही चीज़ वो उस जगह पे एट दैट 90 डिग्री पोजिशन यू विल फाइंड अ लो टाइड, दैट इज अ लोअर लेवल ऑफ द वाटर इज लेस. Understood? So both occurs at same times. So now I hope you have understood with the concept. तो जो भी दोनों भी जो चीज़ें हैं हाई टाइड और लो टाइड जो है simultaneously occur होती है. Now let's understand the next concept, Earth's gravitational force, how it has been there. अभी ये जो अभी तक जो हमने किया हाई टाइड लो टाइड, this is nothing but it's a part of your activity. I hope you are clear with how and why this the high tide and low tide occurs in the sea. Now let's see the earth's gravitational force. Now in the earth's gravitational force में इसमें first point क्या दिया है, will the velocity of a stone thrown vertically upwards remain constant or will it be change with time? अगर हम कोई भी स्टोन को फेंक रहे हैं, कोई फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी जब तक वो ऊपर जा रहा है, ऊपर से फिर नीचे आ रहा है, कहीं पे भी जा रहा है, क्या इट विल हैव अ सेम वेलोसिटी? नो. सो इसका आंसर है जो वेलोसिटी है, सो इसका आंसर है यस, वेलोसिटी चेंजेस. अभी यहाँ वेलोसिटी सेम नहीं होती है, वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है, चेंजेस. अगर हम कोई भी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो तब तक ऊपर रहता है जब तक वो फोर्स है उसमें. एट वन पॉइंट जब वो उसके अंदर का जो फोर्स है ख़त्म हो जाएगा तो वो वापस से यूटर्न लेके नीचे की तरफ आ जाएगा. किसकी तरफ? अर्थ की तरफ. क्यों? अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है. बिकॉज ऑफ दैट थिंग इट विल कम डाउन. अब वो पॉइंट जहाँ से वो यूटर्न लेगा वहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो होगी. ठीक है, जहाँ पे ज़ीरो होगी. हाउ विल इट चेंज? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ विल इट चेंज? वाई डजंट द स्टोन मूव अप ऑल द टाइम? वाई डज इट फॉल आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन हाइट? व्हाट डज इट मैक्सिमम हाइट डिपेंड ऑन? अभी क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ विल इट चेंज. सेकेंड क्वेश्चन है वाई डजंट द स्टोन. अभी सेकेंड क्वेश्चन है कि स्टोन हमेशा ऊपर ही क्यों नहीं रहता है, वो ऊपर जाने के बाद नीचे क्यों आ जाता है, और मैक्सिमम हाइट क्या होता है. ये सब जो है, ये सब का आंसर जो है हम आगे देखते हैं. सो इसका आंसर है, जस्ट लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ अ बॉल. अगर हम एक बॉल ले रहे हैं, एक बॉल को हम खेल रहे हैं, वी आर जस्ट प्लेइंग विद अ बॉल एंड मैंने क्या किया, वो बॉल को जो है ऊपर की तरफ फेंका. आई थ्रोन दैट बॉल एट अपवर्ड डायरेक्शन. अब ये बॉल तब तक ऊपर जाएगा तब जब तक उसके ऊपर एक प्रॉपर फोर्स अप्लाइड है. ठीक है, उसी टाइम तक वो ऊपर रहेगा. अगर उसके अंदर का वो फोर्स, वो बॉल के अंदर जो मैंने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है वो ख़त्म हो गया, तो वो वापस वो क्या करेगा, वो बॉल न्यूटन लेके नीचे आ जाएगा. क्या करेगा? न्यूटन लेके नीचे आ जाएगा. सो दैट इज़ वॉट. अब वो फिर जो अभी जो एक्सटर्नल फोर्स क्या हो रहा है, ये अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है. अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ से पुश नहीं करता. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, इट ट्राइज टू पुल द ऑब्जेक्ट, इट डजंट पुश द ऑब्जेक्ट. राइट. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, वो पुश, हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसको अपनी तरफ से फेंक रहे हैं. तो जब तक वो एक्सटर्नल फोर्स रहेगा, जब तक वो चीज़ अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर सकती है, तब तक वो ऊपर रहेगा. अगर वो एक्सटर्नल फोर्स और ख़त्म हो गई तो वो वहाँ से नीचे आ जाएगा. सो वो जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसको ही मैक्सिमम, ऊपर जाने के लिए जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसको हम मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट कहते हैं. सो मैक्सिमम हाइट डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल फोर्स. I hope you understood this part. So height of an object depends on how much force you apply. So the main cause for it is gravitational force. Now the second point is the earth attracts every object near it towards itself because of gravitational force. तो जो अर्थ है, the center of mass of earth is situated at its center, right? So the gravitational force on any object due to the earth is always directed toward the center of the earth. So because of this force, an object falls vertically downwards on the earth. Similarly, when we throw a stone vertically upwards, this force tries to pull it down and reduces its velocity.
when we throw a stone, क्या करेंगे अगर हम stone को फेंक रहे हैं vertically upwards, this force will try to pull it away and reduces its velocity. So due to this constant downward pull, the velocity becomes zero after a while, and the pull continues to be exerted, and the stone starts moving vertically downwards towards the center of the earth under its influence. I hope you have understood what is the earth's gravitational force. According to the Newton's law of gravitation, every object attracts every other object. So thus, if the earth attracts an apple towards itself, the apple also attracts the earth towards itself with the same force. Why does the apple fall towards the earth but earth does not move towards the apple? ये जो क्वेश्चन का आंसर है, दिस आई हैव ऑलरेडी गिवन यू इन द फर्स्ट पार्ट दैट दिस इज बिकॉज ये क्या है, एक्सक्लरेशन का खेल है ये, बिकॉज ऑफ द एक्सक्लरेशन. नाउ मास का जो अर्थ का जो एक्सक्लरेशन है वो हायर है, ठीक है. अर्थ का जो मास है, अभी जो मास है अर्थ का मास क्या, अर्थ वो हैवी है, तो उसको जाने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए क्या होता है एप्पल ही अर्थ पे गिरता है, अर्थ जाके एप्पल पे नहीं गिरता. एक्चुअली दोनों भी एक दूसरे के पास मूव होते हैं, दे बोथ अप्लाई द सेम काइंड ऑफ एन एनर्जी. बट नाउ अभी आई होप यू आर क्लियर विद दिस कंसेप्ट. द नेक्स्ट इज क्या है, the gravitational force due to the earth also acts on the moon, because of which it revolves around the earth. Similar situation exists for the artificial satellites orbiting the earth. The moon and the artificial satellites orbit the earth. The earth attracts towards itself, but unlike the falling apple, they do not fall on the earth. Why? This is because of the velocity of the moon and the satellites along their orbits. If this velocity was not there, they would have fallen on the earth. अभी देखो क्वेश्चन क्या है, अभी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अर्थ पे गिर जाती है, क्या मून जो है, मून है, बाकी के जा रहे दो भी प्लैनेट्स है, वो क्यों नहीं गिरते हैं, वो बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी, वो एक बिकॉज ऑफ दैट वेलोसिटी जो उनके पास प्रेजेंट है, उसके वजह से वो अर्थ पे नहीं गिरते. अगर वैसा कुछ होता तो दे वुड हैव ऑल्सो फॉलन ऑन द अर्थ. Okay, I hope you are clear with this part. Now let's move on to the next part. ठीक है, अभी नेक्स्ट पार्ट पे हम मूव करते हैं. Till now we have studied about the Earth exerts gravitational force on objects near it. So according to the Newton's second law of motion, a force acting on a body results in its acceleration. Thus the gravitational force due to the earth on the body results in its acceleration. Now यहाँ पे क्या दिया है, now you people are already aware about the second law of motion, that force is inversely proportional to acceleration. For example, you have a bike और तुम्हें बाइक चलानी है, तो उसके लिए क्या करोगे, तुम एक्सक्लरेट प्रोवाइड करोगे, वो प्रोवाइड करते हो ताकि वो मूव हो सके. अगर आप किसी भी बॉडी को फोर्स लगाओगे तो उसे इनिशियली उसे एक झटका लगेगा, उससे ही एक्सक्लरेशन कहते हैं. सो इन द सेम वे अर्थ ट्राइज टू प्रोवाइड सम फोर्स टू एन ऑब्जेक्ट सो दैट ऑब्जेक्ट कैन move from one place to another. So that force is called to be as a gravitational acceleration. So वो जो एक तरीके का फोर्स अप्लाई होता है ऑब्जेक्ट पे, एक तरीके का फोर्स अप्लाई होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सक्लरेशन. So this is called as acceleration due to the gravity, and it is denoted by g, small g. कैपिटल जी क्या है, कैपिटल जी जो है दैट स्टैंड्स फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड स्मॉल जी स्टैंड्स फॉर एक्सक्लरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये दोनों जी के उसमें डोंट गेट कंफ्यूज, कैपिटल फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्मॉल फॉर एक्सक्लरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, वन इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड अदर इज अ वेक्टर क्वांटिटी. एज वी ऑल आर अवेयर दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटी. अब क्वांटिटीज़ दो अलग अलग टाइप के होते हैं, एक स्केलर होता है और एक वेक्टर होता है. जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो डिटरमाइंस डायरेक्शंस,
मतलब कोई ऑब्जेक्ट कैसे मूव हो रहा है, कहाँ से मूव हो रहा है, उसको देखता है वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी क्या आता है, इट डज़ नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी डायरेक्शन। जैसे कि स्पीड, अभी स्पीड की कोई डायरेक्शन है कि इसी डायरेक्शन में, नॉर्थ है तो नॉर्थ की ही डायरेक्शन में स्पीड जाएगी, साउथ की डायरेक्शन में स्पीड नहीं होगी, ऐसा कुछ है नहीं, वैसा नहीं होता। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वो डायरेक्शन स्पेसिफिक होता है, और स्केलर क्वांटिटी जो होता है डायरेक्शन नॉन स्पेसिफिक होता है। सो योर एक्सक्लरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी because it is dependent on direction. Has a gravitational force on any object due to the earth is directed towards the center of the earth, the direction of acceleration due to the gravity is also directed toward the center of the earth, that is vertically downwards. समझ में आया? What is acceleration? Acceleration क्या है? Due to the earth which, अभी कोई भी चीज़ है, ग्रेविटेशनल फोर्स, अभी बिकॉज ग्रेविटी कहाँ है, सेंटर ऑफ अर्थ में प्रेजेंट है, इसीलिए जो फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल, जो अर्थ है वो अपनी तरफ खींचता है बिकॉज ऑफ दी ग्रेविटी विच इज़ प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट वेयर वी विल सी द हाउ द वैल्यू ऑफ द जी इज़ बीन डिटरमाइंड, इट्स बीन कैलकुलेटेड. Let's see how the value of g on the surface of earth has been calculated. It is generally been calculated by using a Newton's law of gravitation. Now we all are aware that force formula is for earth and other one is for the linear motion, जो अभी हम देखेंगे क्या है आगे. Now how it is calculated? So we can calculate the value of g by using Newton's law of gravitation for an object of mass m and at a distance r from the center of the earth. The law of gravitation gives. Now law of gravitation में क्या है, दो फोर्स है, one force which is coming from for the earth and another is for linear motion. अब linear force of earth क्या है, फर्स्ट वाला इक्वेशन, F is equals to Gm capital M small m upon r square, where capital M is the mass of the earth. फिर नेक्स्ट जो फोर्स का इक्वेशन आ रहा है वो क्या है, फोर्स इज इक्वल टू एम जी. तो फोर्स इक्वल्स टू एम जी कब होता है, व्हेन इट इज़ इन द लीनियर मोशन, मास इनटू ग्रेविटी. ठीक है, एम जी. तो अब हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, वी विल मिक्स इट एंड देन व्हेन विल मिक्स इट बोथ द फोर्स आर इक्वल टू ईच अदर, देन व्हाट विल हैपन, वी विल गेट एम जी इक्वल टू जी एम upon r square, g capital M small m upon r square. The both the equations are taken at one side. अब क्या होगा, अब दोनों में देखो, दोनों इक्वेशन में m small m कॉमन है, तो small m को हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे. When small m got cancelled, we get an equation which is given by fifth equation, g is equal to gm upon r square. Small g is equals to capital G upon capital M upon r square. If an object is situated on the surface of the earth, r is equals to r, radius of the earth, thus the value of g on the surface of earth is g is equal to gm upon r square. अब वो स्मॉल r को क्या किया हमने, कैपिटल r कर दिया, बिकॉज क्यों, r जो है, स्मॉल r क्या है, कैपिटल r के इक्वल टू है, विच इज़ नथिंग बट द रेडियस ऑफ द अर्थ, राइट. तो हमने उसको क्या किया, स्मॉल r को कैपिटल r में कन्वर्ट कर दिया. नाउ द यूनिट ऑफ जी, अब यूनिट ऑफ जी क्या है, इन ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. द मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ आर, अब मास क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ का क्या है, 6 × 10⁻24 kg एंड मास क्या है, 6.4 × 10⁻6 मीटर रिस्पेक्टिवली. सो यूजिंग दिस वैल्यू वी आर गोइंग टू पुट, अभी हम उसको डालेंगे और तब आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू वी गॉट एन एक्चुअल आंसर विच इज़ 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. So this acceleration depends only on the mass m and radius r of the earth, and so the acceleration due to the gravity at any given point on the earth is the same for all objects. It does not depends on the properties of the object. So समझ में आया, जो भी acceleration होता है, जो acceleration कोई भी object होने दो, कैसा भी होने दो, वो उसकी प्रॉपर्टी कोई भी हो, इवन इफ द प्रॉपर्टी चेंज हो जाए कोई ऑब्जेक्ट की, लेकिन उसकी ग्रेविटी, इसका जो
आंसर जो है, वैल्यू है ग्रेविटी ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा सेम ही रहेगा. So you need to remember this value. The acceleration due to gravity, which is nothing but small g, is been given by 9.77 meter per second square. I hope you are clear with the value of g on the surface of the earth, how it is calculated. अब हम next part में तीन different parts देखेंगे, जिसमें हाउ द चेंज वेरिएशन कैसे होता है, कोई भी चीज़ों को वेरिएशन ऑफ जी कहाँ से कैसे होगा वो हम आगे देखेंगे. लेट्स सी हाउ द वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी इज़ बीन फॉर्म. फर्स्ट इज चेंजेस अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ. फर्स्ट पॉइंट क्या है, अगर सरफेस ऑफ अर्थ में चेंजेस होगा कैसे होगा. सो विल द वैल्यू ऑफ जी बी सेम एवरीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. सो अभी क्वेश्चन आया है कि जो वैल्यू ऑफ जी है वो हर जगह पे हर सरफेस ऑफ द अर्थ पे सेम रहेगी, तो उसका आंसर है नो. द रीज़न इज़ दैट द शेप ऑफ अर्थ इज़ नॉट एग्जैक्टली स्पेरिकल. वो पूरा अर्थ जो है एग्जैक्टली स्पेरिकल नहीं होता, वो थोड़ा सा एक एग शेप में होता है. तो सो द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम इज सेंटर. अगर कोई अर्थ सरफेस ऑफ अभी कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो अभी वो कोई अलग सेंटर पे है, तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो अलग होगा, तो जिसकी वजह से एक्सेलरेशन क्या होगा वो अलग होगा, वो डिफरेंट हो जाएगा. सो जहाँ जहाँ सेंटर है, जितना जितना डिस्टेंस है वो अलग डिफरेंट होगा, बिकॉज इट इज़ नॉट इन स्पेरिकल. ड्यू टू नॉट बीन प्रेजेंट इन द spherical shape, their direction, that distance differs, and because of this the acceleration due to gravity also differs. So that is what the variation, these are the one variation which takes place when you are calculating any acceleration along the surface of the earth. So due to its rotation, the earth bulges at the equator and it's flatter at the poles. तो ब्लग्स मतलब वो इक्वेटर क्या होता है, नीचे के पार्ट में होता है, पोल्स का होता है अपर साइड में. फिगर में देखो, वहाँ पे फिगर में दिया है. इट्स रेडियस इज लार्जेस्ट. रेडियस क्या होगा, लार्जेस्ट होता है एट द इक्वेटर एंड स्मॉलेस्ट एट द पोल. सो वैल्यू ऑफ जी इज दस हाइएस्ट एट द पोल एंड डिक्रीजेज स्लोली विद डिक्रीजिंग लैल्टीट्यूड. इट इज़ लोएस्ट एट द इक्वेटर. पॉइंट देखो, वैल्यू क्या दिया है जब वो पोल पे है, 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जब वो इक्वेटर पे है तो वैल्यू क्या है 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज़ हाउ द वैल्यू दिस इज डिफर एंड दिस इज हाउ द चेंजेस आर बीन टेकिंग प्लेस व्हेन दे आर अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ के सरफेस पे अगर हम देख रहे हैं तो. अंडरस्टूड. सो डायरेक्शन चेंज होगा. डायरेक्शन क्यों चेंज होगा, बिकॉज ऑफ द सेंटर. अगर डायरेक्शन चेंज हुआ तो एक्सेलरेशन चेंज होगा, फोर्स चेंज होगा. सो ऑल दैट थिंग्स मैटर्स, एंड बिकॉज ऑफ दिस देर इज़ अ वेरिएशन विच इज़ बिन टेकिंग प्लेस इन द वैल्यू ऑफ जी व्हेन इट इज़ एट द पोल और एट द इक्वेटर साइड. ओके, क्लियर. विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ. Now the next variation is change with height. When you change the height, now अभी देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या किया है, as we go above the earth's surface, the value of r in equation g is equal to gm upon r square increases and the value of g decreases. So however, the decrease is rather small for heights which are small in comparison to the earth's radius. So इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल रिमेंबर दैट द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर. If an aeroplane is flying at a height of 10 km above the surface of the earth, its distance from the earth's surface changes from 6400 km to 6410 km, and the change in the value of g is due to negligible. सो जो भी हाइट का चेंजेस है, जैसे चेंज इन हाइट होगा, अभी देखो यहाँ पे नीचे दी दिया है. ऑन द अदर हैंड अभी जैसे रिमेंबर अभी क्या है, अभी रेडियस ऑफ अर्थ क्या है
6,400 किलोमीटर है। अगर एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है एट अ हाइट ऑफ 10 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, इफ द डिस्टेंस, अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है फ्रॉम द अर्थ सरफेस चेंज फ्रॉम थिक 6,400 किलोमीटर टू 6,400 किलोमीटर एंड द चेंज ऑफ द वैल्यू इन द जी विल बी नेग्लिजिबल। सो तो वो जो चेंज होगा वो नेग्लिजिबल चेंज होगा। ऑन द अदर हैंड, when we consider an artificial satellite orbiting the earth, we have to take into account the change in the value of g due to the large change in the distance of satellite from the center of the earth. Some typical heights and value of g at this heights are given in the following table. जैसे अभी कोई भी हाइट है, अगर थोड़ा माइन्यूट हाइट चेंजेस है तो एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइट वोंट बी द बिगर चेंज, बट अगर वो चेंज ज़्यादा है, डिफरेंस ज़्यादा है, तो उसके वजह से उसके वजह से जो हमारा एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वहाँ उसमें चेंजेस आएगा। जैसे अभी प्लेसेस देखो, सरफेस और अर्थ एवरेज क्या है, हाइट 0 है, तो हमारे पास एवरेज क्या है एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8। माउंट एवरेस्ट हाइट क्या है 8.8, वहाँ पे भी एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा 9.8। मैक्सिमम हाइट रिच्ड बाय मैन मेड बलून इज़ 36.6, तो फिर भी एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो रही है 9.77, नॉट मच चेंज। हाइट ऑफ अ टिपिकल वेदर सैटेलाइट इट इज़ एट 400 किलोमीटर, सो बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ 8.7, उसका एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा। हाइट ऑफ अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट विच इज़ वेरी फार दैट इज़ 35,000, ठीक है, वो कितना है 35,700 के हाइट किलोमीटर पे है, तो बिकॉज ऑफ दैट द एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी 0.225। सो सी रिमेंबर दिस थिंग, चेंज विथ हाइट में क्या होगा, चेंज इन हाइट में क्या है, अगर चेंज इन हाइट बहुत कम है, इट इज़ लाइक वेरी माइन्यूट, देन द एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर वही हाइट बहुत ज़्यादा, देयर इज़ a large difference from the surface of the earth to that particular object, then that time acceleration due to gravity will definitely change, and that change will be vast. That change you can actually see, because देखो थर्ड एग्जाम्पल में मैक्सिमम हाइट रिच्ड बाय मैन मेड बलून, हाइट कितना था 36.6, लेकिन एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हुई, बट चेंज होने के बाद भी जो उसका वैल्यू था इट वॉज ऑलमोस्ट द सेम विच एक्चुअली एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है। बट वही चीज़ अगर हम फोर्थ और फिफ्थ में देखते हैं तो फोर्थ और फोर्थ में क्या है 400 हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो जिसकी वजह से एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थोड़ी सी चेंज हो गई। बट बिकॉज ऑफ फिफ्थ एग्जाम्पल में हाइट ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इट्स अ लार्ज डिफरेंस, जिसकी वजह से एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत कम हो गई। आई होप यू आर क्लियर विद दिस चेंज विथ हाइट, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट इज विच इज़ द लास्ट वन, हाउ द वेरिएशन इज टेकिंग प्लेस इज चेंज विद डेप्थ में अगर चेंजेस आ रहे हैं तो उसकी वजह से how you will observe, what you will observe is actually been clearly given, ठीक है। Now let's see how the change in variation of g is taking place by depth. Now the value of g also changes if we go inside the earth. That means the value of r जो गया है इक्वेशन में वो डिक्रीज़ होता है। वो डिक्रीज़ कब होता है, अगर तुम अंदर जा रहे हो अर्थ के। सो देर इज़, अगर जितना अंदर, इफ़ यू आर गोइंग वेरी डेप्थ, इफ़ यू आर गोइंग वेरी फार, इफ़ यू आर गोइंग वेरी डेप्थ, देर इज़ अ चेंज ऑफ g which is taking place. So value of r in the equation decreases, and one will think that value of g should increase as per the formula. However, the part of earth which contributes towards the gravitational force felt by the object also decreases. मतलब अभी जैसे g जो है, अभी g जो है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। अगर r डिक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब है g इंक्रीज़ होगा, नहीं, वैसा नहीं होता। अगर r डिक्रीज़ हो रहा है डेप्थ के साथ तो g भी डिक्रीज़ होगा। दैट इज़ एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल ऑल्सो डिक्रीज विद द डिक्रीज इन द रेडियस, विद द डिक्रीज इन द डेप्थ ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट।
which means that value of m to be used in the equation also decreases. Has a combined result of change in r and m, the value of g decreases as we go deep inside the earth. So इस रिजल्ट से हमें एक कंक्लूजन ये मिलता है कि हम लोग जितना अंदर जाएंगे, जितना ज़्यादा डेप्थ जाएंगे, जितना ज़्यादा डेप्थ ऑफ अर्थ जाएंगे, उतना ज़्यादा डिफरेंस हमें मिलेगा, उतना ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा. डिफरेंस क्या मिलेगा? जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल डिक्रीज विद द डिक्रीज इन द रेडियस ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. So every planet and satellite has different mass and radius. Hence, according to this equation, the value of g on their surface are different. They are different on their surfaces. On the moon, it is about 1/6 of the value on the earth. As a result, using the same amount of force, we can jump 6 times higher on the moon as comparatively to that of the earth. मतलब सेम अगर उतना ही फोर्स अप्लाई हम अगर अर्थ पे कर रहे तो हम एक ही टाइम जंप कर पाएंगे, बट अगर उतना ही फोर्स हम मून पे अप्लाई करेंगे तो हम ज़्यादा जंप कर पाएंगे. वाई? बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. So I hope you have understood with this concept how there is a variation in the how the changes in the g takes place with the change in depth, with the change in the surface, with the change in the position, with the change in the height. So these are the 3 different factors you need to remember. In the next section we'll deal with the other all concept which has been related in this chapter.